या उसके रिलेटेड कंटेंट को कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अगर हम कोई भी वर्क है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्टिविटी हम जो करते हैं, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए हमें साधन की जरूरत होती है, यानी कि संसाधन की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मुझे लैंड यानी कि जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारी जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड होती है किसी काम को करने के लिए, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे संसाधन है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। इनकी जो मात्रा होती है संसाधन में, वो हमेशा सीमित होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी देश हो, उसके पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। लेकिन जो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी वांट्स हैं, हमारी जो जरूरतें होती हैं, वो कभी भी अंत नहीं होती, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। हम अपनी एक डिजायर को फुलफिल करते हैं, एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है, उसको फुलफिल करते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारी डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है उसकी मात्रा सीमित है। बात समझ पा रहे हैं? अब इस सीमित संसाधनों को, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जाए? यानी हमारे पास जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई कार्य करना होता है, हमेशा हमें चॉइस करनी पड़ती है, हमेशा हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम अपने संसाधन का इस्तेमाल किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करें। अगर हम एक को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा सेक्रीफाइस हो जाता है, दूसरा छूट जाता है। अगर दूसरे को सेलेक्ट करते हैं तो पहला छूट जाता है। हमें दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है और किसी एक को छोड़ देना है। हम क्या सेलेक्ट करें, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए क्या बेटर होने वाला है, यही चॉइस करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। सोचिए आप इस बात को पहले कि अगर हम बात एक व्यक्ति के बारे में करें, मेरे और आपके बारे में करें, देखो जब मैं ग्राहक हूं, जब मैं कोई भी चीज खरीदने के लिए जाता हूं, तब मैं उस समय कंज्यूमर हूं, यानी ग्राहक हूं। और ये ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक ये चाहता है कि दुकान पर रखी हुई चीज, मैं शॉपिंग करने जब जाता हूं, ग्राहक का काम क्या है? शॉपिंग करने जाना है, और शॉपिंग करने के लिए वो चाहता है कि दुकान पर रखी हर चीज को वो खरीद ले। तो क्या मैं सब कुछ खरीद सकता हूं दुकान पर रखा हुआ? आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास इस शॉपिंग के लिए जो पैसा, जो इनकम है, हमारी जेब में जो मनी है बेसिकली, वो हमारे पास लिमिटेड है। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ये परचेज करूं या ये परचेज करूं, और इसमें से मैं वो परचेज करूंगा जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फाई करता होगा, जो मुझे संतुष्टि देता है, मैं वो परचेज करूंगा। इसलिए दुकानदार से कई बार हम ये लाइन कहते हैं कि भैया कुछ बेहतर दिखाइए, कुछ बढ़िया सा दिखाइए, कुछ ऐसा जो पसंद आ जाए, महंगा हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा, हम उस पैसे को यूज कर लेंगे, लेकिन पसंद आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ही अपनी बात करूं, अगर मैं कोई बिजनेसमैन बन जाता हूं, कोई प्रोड्यूसर, कोई उत्पादक बन जाता हूं, कोई कारोबार करने वाला बन जाता हूं, तो भी मैं सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उस आता हूं, तो भी मैं सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उस कारोबार को करने के लिए, उस प्रोड्यूसर का काम है बिजनेस करना, और उस बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट में करूंगा, जो पैसा अपने कारोबार में निवेश करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, वो मेरे पास लिमिटेड होगा। चाहे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी हो मेरे पास, लेकिन वो लिमिटेड ही होगा। अब सोचिए कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे एलन मस्क, और उनको ये डिसीजन लेना था कि वो अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें। तो एलन मस्क ने सोचिए कि $44 मिलियन, $44 मिलियन जो है वो ट्विटर को परचेस करने में लगाए, ट्विटर के शेयर खरीद लिए। अब उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि मैं 44 मिलियन ट्विटर में इन्वेस्ट करूं, या 44 मिलियन को किसी और काम में भी लगा सकते थे। डिसीजन उन्होंने भी लिया होगा जब एलन मस्क ने कोई इन्वेस्टमेंट करना था। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें भी डिसीजन लेते हैं। देश की सरकार के बारे में सोचिए कि हमारे देश की जो सरकार होती है वो कितनी बड़ी सरकार होती है, सरकार के पास कितना पैसा होता है, अरबों, खरबों, मिलियंस, बिलियंस में होता है। और सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है किसी कंट्री को चलाना, किसी कंट्री को मूव ऑन करना, उसको रन करने के लिए सरकार सब कुछ करती है। तब फिर सोचिए सरकार को बजट लाने की क्या जरूरत है? सरकार चाहे तो बिना बजट के, बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी काम के, बस सरकार काम चला सकती है अपना। फिर सरकार को बजट क्यों लाने की जरूरत है? क्योंकि सरकार जितनी भी अमीर क्यों ना हो, सरकार ये चाहती है कि वो पैसे को वहां खर्च करे जिससे देश का वेलफेयर हो, देश के लोगों का कल्याण हो जाए। यानी कि एक छोटे से व्यक्ति से लेकर एक देश की सरकार तक, सभी के पास अपने काम को करने के लिए जो संसाधन है, आप कह सकते हो उनकी कमी है, या जो संसाधन है उन्हें लिमिटेड भी कह सकते हो। और इन्हीं लिमिटेड कारणों से, इन्हीं लिमिटेड संसाधनों की होने की वजह से जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि संसाधनों का इस्तेमाल देखो सब करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने संसाधन का इस्तेमाल नहीं करता। देखो आप भी इस्तेमाल करते हो, और आपके साथ जो पड़ोसी है वो भी इस्तेमाल करता है। इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सब अपने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। जितना जिसके पास पैसा है वो इस्तेमाल करेंगे, जितनी नॉलेज है वो इस्तेमाल करेंगे, जो किताबें उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब सब इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। चाहते एक जैसा ही है, लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा हो नहीं सकता। तो हमें यह समझ में आता है कि संसाधनों का यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सब करते हैं। संसाधनों को यूज करना है बेटर तरीके से,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमें यह सीखना है कि क्या तरीका ज्यादा बेटर होगा संसाधनों का उपयोग करने के लिए। अगर आप एक देश के बारे में सोचिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीनों लगभग एक साथ बने हैं। तीनों के अंदर जो फ्रीडम आप कह सकते हैं, तीनों के अंदर जो सिस्टम बने हैं वो एक साथ बने हैं। अब आप सोचिए कि तीनों के पास अपने संसाधन रहे होंगे, हर देश के पास अपना पैसा रहा है, अपनी जमीन रही है, सब कुछ रहा है, लेकिन वहां के लोगों की सोच बताती है, वहां के लोगों ने किस तरीके के डिसीजंस लिए, अपने संसाधनों को कैसे यूज किया है, कि आज अगर आप इन तीन देशों को देखेंगे तो आप क्या कहोगे, सर चाइना नंबर 1 पर आता है, उसके बाद हम सेकंड पर भारत को रखें, और अगर बात करें इन तीनों की तो सबसे लास्ट में पाकिस्तान को रखेंगे। तो क्या पाकिस्तान के पास संसाधन नहीं है? क्या भारत के पास संसाधन नहीं? संसाधन तो हैं, पर ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस मामले में हम देखते हैं कि चाइना का यूज ज्यादा बेटर रहा। जो डिसीजन चाइना ने पहले ले लिए, वही डिसीजन कुछ सालों के बाद भारत ने लिए, और वही डिसीजन कुछ सालों के बाद पाकिस्तान ने लिए। तो इंपॉर्टेंट होता है अपने संसाधनों को बेटर तरीके से यूटिलाइज करना, और बस जिस देश के अर्थशास्त्री अच्छे होते हैं वो देश इसी तरह से तरक्की कर जाता है। तो होपफुली बात समझ पा रहे हो मेरी, कि किस तरीके से आप यहां पर पढ़ रहे हो। और पहली चीज ये समझनी है यहां पर कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आपको उसी का यूज करना है, बट कैसे करना है, क्या बेहतर तरीका हो सकता है, इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स आई क्यों है उसका रीजन भी आपके माइंड में आ चुका होगा। सर अगर संसाधन लिमिटेड ना होते, हम जो चाहे खरीद लेते, जो चाहे इन्वेस्ट कर लेते, जो चाहे बना लेते, तो फिर कभी हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक दिक्कत आती है, एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि आज वो क्लास पढ़ कौन सी रहे हैं। एक्चुअल में जब आप इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करते हो, ध्यान से समझना, और जब इकोनॉमी वर्ड की बात करते हो, इन दोनों को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। एक वर्ड होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। पहले देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जनरली तौर पर हम ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमिक्स पर बात हो रही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं रखते, पर एग्जाम में आपको हर एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपको मैं कहूं मार्केट क्या होती है, मार्केट बाजार किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे कि कोई भी एक एरिया है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर कैनॉट प्लेस है, दिल्ली का सीपी है, दिल्ली के सीपी के अंदर पालिका बाजार है। एक मार्केट है, एक जगह का नाम, एक लोकेशन का नाम होता है कि ये बाजार है। उस बाजार के अंदर किस तरीके से सेलर ने बायर को, बेचने वाले ने खरीदने वाले को कन्विंस करना है, किस तरीके से, याद बात समझो, कि बताना है कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में खूबियां को बताऊं, उसके बारे की फीचर्स को बताऊं, उसके एक यूनिक सेलिंग फीचर को बताऊं, और उसके बाद बायर कन्विंस हो जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है। तो मार्केट में जो यूज होती है वो मार्केटिंग यूज होती है। बात समझ रहे हो आप? तो हम पढ़ाई मार्केट की करेंगे या मार्केटिंग की करेंगे? हम मार्केटिंग की स्टडी करते हैं जो मार्केट में अप्लाई की जाती है। इसी तरह अगर बात कर रहे हैं अकाउंट्स और अकाउंटिंग के बारे में, सोचिए अगर मैं कहूं अपने अकाउंट्स दिखाइए कोई भी कंपनी के, अब क्या कहोगे, वो कागज का पेपर लेकर आओगे कि हमारा अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स देखिए। लेकिन इस डिटेल को बनाने के लिए, इस एक पेपर को बनाने के लिए हमने सीए रखा है, और सीए ने लिखा है कि क्या इस साइट होगा, क्या इस साइट होगा। और सीए ने जो स्टडी करी है वो किसकी करी है, अकाउंटिंग की करी है। देखो अकाउंटिंग स्टडी करने से आप अकाउंट बनाते हैं, मार्केटिंग स्टडी करने से आप मार्केट में काम करते हैं। इसी तरह समझिए जो हमारा देश होता है, जो हमारी इकोनॉमी कहलाती है एक्चुअल में, जहां पर संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। बात समझिए आप, जहां संसाधनों की मात्रा सीमित होगी, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को, उस पर्टिकुलर रीजन को, उस क्षेत्र को, जैसे कि कोई शहर है, कोई देश है, कोई राज्य है, कोई सा भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आप इकोनॉमी कहोगे, और उस क्षेत्र की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करोगे, उस क्षेत्र के रिलेटेड डिसीजन जो लोगे, उसे क्या कहोगे, उसे इकोनॉमिक्स कहोगे। तो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसलिए अगर आजकल आप देखो, आजकल भारत के पड़ोसी देशों में किन देशों की बात आती है, श्रीलंका की बात आती है। श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, श्रीलंका की इकोनॉमी डूब रही है, वहां के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा महंगाई की मार से जूझ रही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई है और वहां की इकोनॉमी भी संकट के बादल छा रहे हैं। रशिया की इकोनॉमी पर बात करें तो रशिया दुनिया का बहुत बड़ा देश है ज्योग्राफिकली, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। और रशिया के अंदर रशिया ने यूक्रेन की इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया हमले के बाद। कोविड महामारी के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही। आप देख रहे हैं जहां किसी देश का नाम आ रहा है, उस देश के साथ इकोनॉमिक्स नहीं लग रहा है, उस देश के नाम के साथ इकोनॉमी लग रहा है। तो इकोनॉमी जनरली किसी देश को बताता है, किसी ऐसे क्षेत्र की बात करता है जहां संसाधन सीमित है, और इकोनॉमिक्स जो है वो आपको स्टडी को बताता है। तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, नॉलेज रिसीव करते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो होता है बेसिकली ये कोई जगह होती है, कोई भी देश या शहर हो सकता है। तो कुछ बातें क्लियर हो रही भाई यहां पर।
परवीन, तबस्सुम। देखिए, जब तक आप कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी आपके साथ। और रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई, ये सब कुछ लाइव चल रहा है। आज 7 फरवरी 2023 है और शाम के 5:25 का समय अब हो रहा है। तो एक बार बताइए कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझ में आई है आपको कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और हम कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो इसे एक बार नोट करेंगे और कैसे लिखते हैं देखो वो भी सिखाता हूं आपको। आप मेरे साथ अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, आज का पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे। अगर पूछता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब है, यानी हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? देखो, आपको एक बात याद रखनी है, या तो ये कह सकते हो अर्थशास्त्र का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, जो संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास उनका मैनेजमेंट करना। इकोनॉमिक्स का मतलब है संसाधनों का प्रबंधन करना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स का मतलब है ऑप्टिमम या एफिशिएंट, ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उनको बेटर तरीके से यूज करना, हिंदी में कहेंगे संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, का कुशलतम उपयोग करना। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं, जितने ऑल्टरनेटिव उनमें से बेस्ट कौन सा है उसको सेलेक्ट करना। यह भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। संसाधनों का उपयोग करना या उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। और अगर पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्यों अराइज हुई दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स क्यों जन्म लिया है इकोनॉमिक्स ने, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड ड्यू टू, यानी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण पूछे अगर कि उत्पत्ति का कारण क्या है, तो देखें भाई, देखो सीधा सीधा आपको याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिकली बात समझनी है कि इकोनॉमिक्स अराइज हुई है, इकोनॉमिक्स का संबंध किस बात से है, इकोनॉमिक्स नहीं होती कब, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक्स अराइज हुई है या तो हम कहेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाओं के कारण। या तो एक रीजन ये दे सकते हैं, या इसी बात को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं लैक या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। किस कारण से? अब कहेंगे संसाधनों की कमी या संसाधनों की दुर्लभता के कारण से, संसाधनों की कमी या दुर्लभता के कारण। देखो दुर्लभ क्या होता है एग्जैक्टली, देखो दुर्लभ वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिमिटेड होने को बताना, कम होने को बताना। जैसे आजकल हम ये कहते हैं ना, भारत में जो टाइगर्स है वो एक दुर्लभ प्रजाति है, यानी टाइगर्स की जो संख्या है भारत में वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है, तो इसको दुर्लभ कहा जाएगा किसी चीज के कम होने को। तो पहली चीज हमने ये सीखी है इकोनॉमिक्स का मतलब, और इकोनॉमिक्स के रीजन क्या है, कारण क्या है उसके आने के पीछे, दो चीजें क्लियर है। लेकिन सवाल है कि इकोनॉमी क्या होती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो मैंने आपसे ये कहा कि इकोनॉमिक्स जहां पर अप्लाई की जाती है उस पर्टिकुलर एरिया को, उस रीजन को, उस जगह को देखेंगे ध्यान से, इकोनॉमी क्या होगी, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होगा ए प्लेस या जियोग्राफिकल एरिया
ऐसा कोई भी स्थान या कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, लिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। देखो, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र या ऐसा कोई भी स्थान या भौगोलिक क्षेत्र जहां असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हो। और मैंने कहा ऐसा कोई भी जगह जहां पर इच्छाएं, डिजायर, वांट्स अनलिमिटेड हो और हमारे पास जो संसाधन है उसको पूरा करने के लिए, साधन के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हो। और आप जानते हैं दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर संसाधन सीमित ना हो, यानी हर जगह पर सीमित है। हर जगह इकोनॉमी हो जाएगी। और इकोनॉमी आप किसी गांव को भी कह सकते हैं, गांव की भी एक अर्थव्यवस्था होती है। शहर भी एक इकोनॉमी है क्योंकि शहर का भी एक एरिया होता है। कोई राज्य को भी इकोनॉमी कहा जा सकता है, स्टेट को, या किसी देश को भी इकोनॉमी कहा जा सकता है। तो जनरली तौर पर, क्योंकि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम इंडिया के लेवल पर बात करते हैं, तो यहां पर हम हमेशा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कि हमारा देश ही हमारी अर्थव्यवस्था है। जबकि कोई राज्य या कोई शहर या कोई गांव, वो भी एक अर्थव्यवस्था हो सकती है। बात क्लियर हो रही है यहां तक? तो एक बार इन डेफिनेशंस को नोट करेंगे मेरे साथ और जल्दी से पहला पेज लिखने के बाद डन का कमेंट करेंगे। चलिए भाई, राशिद, सोनू, तबस्सुम, नवनीत, देव, पहले स्लाइड 1 को डन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब यहां पर सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमी के बारे में, इसको डन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात साथ में यह भी समझेंगे कि जब हम बात करते हैं संसाधन के बारे में, उसका मतलब क्या होता है, और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। देखो, थोड़ा सा समझ के चलो। इकोनॉमी को आपने लिखा है, लेकिन साथ में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब बनेंगे आपके पास तो कई सारी पर्सनैलिटीज के नाम होंगे। तो एक नाम आता है इसके अंदर एडम स्मिथ का, और ये एडम स्मिथ जो एक व्यक्ति हैं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। या इसी को क्या कहा जाता है? देखो, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम का देखो मतलब क्या होगा, यहां पर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकली तौर पर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट देखो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पॉलिटी का जिक्र भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात भी हो जाएगी, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड रहता है चीजों में। अगर हम बात करते हैं स्कॉटलैंड या यूनाइटेड किंगडम, देखो यूनाइटेड किंगडम जो है ग्रुप है 4 देशों का, जिसमें स्कॉटलैंड भी आता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं यूके के रहने वाले हैं एडम स्मिथ। कौन से 4 देश है जो यूके में आते हैं? देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक देश का नाम होता है इंग्लैंड। दुनिया में एक देश है जिसे इंग्लैंड कहा जाता है। लेकिन अगर इंग्लैंड के साथ एक और देश ऐड कर दूं मैं, इंग्लैंड के साथ अगर हम जोड़ देते एक और देश को जिसे वेल्स कहा जाता है, वेल्स एक अलग कंट्री का नाम है ये, और इन दोनों को जोड़ दे तो बनता है ब्रिटेन नाम का देश। तो ब्रिटेन एक्चुअल में कोई देश नहीं है दुनिया में, ब्रिटेन 2 देशों का ग्रुप है ये। जब इसके साथ एक और देश ऐड कर लेते हैं स्कॉटलैंड नाम का, इन तीनों देश को मिलाकर जो बनता है उसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है तीनों को मिलाकर। और जब इसके साथ एक चौथा देश जोड़ देते हैं जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, इन चारों देश को मिलाकर जो बनता है उसी को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए बात पूछ ली जाती है कि यूके इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। जब ऐसी कोई भी बात आपको मिले उसे कंटेंट से बाहर कहीं अलग से मेंशन कर लिया करिए, रिवीजन के टाइम पर काम आ जाएगा कि यूके में 4 देश होते हैं। अब देखते हैं भाई, यहां पर एडम स्मिथ जो है, इनकी एक किताब आई थी। देखो यहां पर आपको याद रखना है, एक किताब जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो एक तो ये बात याद रखें, नाम क्या है, कौन सा देश है, और एक किताब है जिसे द वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाएगा। ये किताब इन्होंने 1776 में लिखी थी। 1776 में एक किताब लिखी थी। इसके बाद ही इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया। लेकिन अगर आप इतिहास में 1776 को देखेंगे, एक इस किताब के लिए बड़ा फेमस है वर्ष। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वर्ष में हुई थी। लॉजिकली अगर आप सोचें तो अमेरिका जो देश बना है, अमेरिका
जो ब्रिटेन का गुलाम होता था, सोचिए कि अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, कभी वो भी यहां पर किसी की गुलाम होती थी और अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था। अमेरिका जो है वो 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो 1776 जो है वो अमेरिका की आजादी वाला वर्ष है, ये भी आप याद रख सकते हो। साथ में इस किताब को भी इसी वर्ष में रिलीज किया गया था। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। लेकिन एसएससी को ये सवाल पूछ लेता है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहां से लिया गया। हम इकोनॉमिक्स में सारे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब एसएससी पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स शब्द जो आया है वो कहां से आया। देखो, हमेशा जो कुछ पुरानी भाषाएं अगर आप देखेंगे, जैसे कुछ संस्कृत भाषा से वर्ड लिए जाते हैं, यूनानी भाषा का बड़ा रोल है कि दुनिया के अंदर जितनी भी नई नई मॉडर्न लैंग्वेजेस बनी हैं उन सब में यूनानी भाषा से ही वर्ड्स को लिया गया, उन्हीं के प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया। तो अगर ये पूछता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे इकोनॉमिक्स वर्ड को डिराइव किया गया है, यह बिल्कुल फैक्चुअल बात है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। इकोनॉमिक्स वर्ड को ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक भाषा जो है, यूनानी भाषा से लिया गया है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। तो जो यूनानी भाषा एक्चुअल में, वहां पर एक शब्द आता है जिसे ओइकोनोमोस कहा जाता है। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसे ओइकोनोमोस कहा जाता है जनरली। ये इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल शब्द है, इस लैंग्वेज से बना है इकोनॉमिक्स वर्ड, याद रखना इस शब्द से बना है। अब ये होता क्या है, देखो यहां बताऊं मैं। ओइको का मतलब होता है, जो ग्रीक भाषा का शब्द ओइको है, इसका मतलब होता है घर। किसी का जो घर होता है, किसी का जो गृह होता है, ये ओइको कहा जाता है ग्रीक में। नोमोस शब्द जो है, देखो इस वर्ड का मतलब क्या है यहां पर। नोमोस शब्द का मतलब होता है कोई रूल या कोई मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज के नियम बनाना, कोई कानून या प्रबंधन, ये नोमोस वर्ड का मतलब होता है ग्रीक भाषा के अंदर। यानी दो शब्द हैं, जो एक शब्द घर कहता है और एक शब्द मैनेजमेंट की बात करता है। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है ये वर्ड। इसीलिए अगर पूछता है लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड, देखो इकोनॉमिक्स की मीनिंग तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन शब्दों का अर्थ क्या होगा। लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड, जो इकोनॉमिक्स शब्द है इसकी लिटरली मीनिंग क्या होगी। इकोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी इसके शब्दों का अर्थ क्या होगा। शब्दों का अर्थ हमेशा एक ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्दों का अर्थ जो निकलेगा, तो याद रखिए वो कहलाएगा, दो शब्द हो गए, एक शब्द बनेगा हाउस होल्ड और दूसरा शब्द हो जाएगा मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, इसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का। तो ग्रीक वर्ड से लाया गया है, पहले तो याद रखो। और फादर कौन है, एडम स्मिथ हैं। इन्हें किसी ने दिया नहीं एक्चुअल में, एग्जैक्टली कोई व्यक्ति नहीं देता है, इनको मान लिया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। होपफुली यहां तक की बात क्लियर होगी। एक बार इसे डन कर लीजिए, इसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। सर एमसीक्यू भी कराएंगे क्या? मेरे भाई बिल्कुल कराऊंगा, और इस बात की गारंटी है कि एक एक सवाल होगा आपके एग्जाम वाला, और उस क्वेश्चन को देखकर ही आप अंदाजा लगा लेंगे आज की क्लास कितनी समझ में आई या नहीं आई। ये आज की क्लास के 5 क्वेश्चनों पर डिपेंड करेगा। 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, और अगर आपने वो 5 सही कर दिए तो इसका मतलब आप समझ गए और मैंने समझा दिया। ठीक है, क्लास के अंत में उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो इकोनॉमी जो है वो किसी स्थान को रिप्रेजेंट करेगा, ये बहुत ध्यान से समझना। इकोनॉमी हमेशा किसी जगह की बात करेगा, इकोनॉमिक्स हमेशा किसी स्टडी के बारे में बात करेगा। फादर कौन कहलाएंगे? एडम स्मिथ कहलाएंगे। और ये कहां से लाया गया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से लाया गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से समझना है बात को लॉजिकली। जब हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करेंगे और इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे तो इसमें फर्क होगा। होपफुली आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में आएंगे, पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। देखो, जब आप इकोनॉमी को डिवाइड करोगे, इकोनॉमी में कैसे डिवाइड होगा, जैसे आप कहोगे कि सर हमारा भारत कैसा देश है, इकोनॉमी की समझना। आपने देखा होगा कि कहते हैं अमेरिका जो है वो डेवलप है, या कोई डेवलपिंग होता है, कोई अंडर डेवलप होता है। कोई डेवलप होता है, कोई डेवलपिंग होता है और कोई अंडर डेवलप होता है। दुनिया में अलग अलग तरह के देश होते हैं जो उनकी स्थिति को बताते हैं। या आपने ये सुना होगा कि कोई देश होता है जो पूंजीवाद होता है, कोई देश जो समाजवाद होता है, और कोई देश जो है वो मिश्रित होता है।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्योंकि एक इकोनॉमी है और इकोनॉमी को हम कई तरीकों से बांट सकते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ इकोनॉमिक्स के बारे में। और समझना पहले इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात नहीं हो रही है, इकोनॉमिक्स के बारे में। जनरली इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो क्या माइक्रो में है और क्या मैक्रो के अंदर होगी। देखो एग्जैक्टली पहले आप ये मुझे सोच के बताओ, आपकी लाइफ में क्या ये दो शब्द यूज होते हैं? क्या अपने आसपास चीजों को यूज करते हो? आपने कभी अपना सिम कार्ड यूज किया है? और आजकल हम ये बोलते हैं कि नैनो सिम लगती है या माइक्रो सिम लगती है। नैनो या माइक्रो सिम क्या होती है एक्चुअल में? जो नॉर्मल से छोटी होती है, जो एक छोटा शब्द होता है, वैसे उसको माइक्रो कहा जाता है। किसी चीज के छोटे को माइक्रो कहा जाता है, और कोई बड़ा चीज हो अगर उसको मैक्रो कह दिया जाता है। लार्ज हो कोई चीज, बड़ी चीज हो अगर, मैक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये कि सर इकोनॉमिक्स में क्या छोटा बड़ा होगा? देखो अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई बात कर रहे हो जो एक के बारे में हो रही है, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक कंपनी के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक संस्था के बारे में, जब आप एनालिसिस एक का कर रहे हो, एक का, तो आप क्या कहोगे? वो माइक्रो होना चाहिए फिर तो। और जब बात आप पूरे देश की कर रहे हो, सबकी कर रहे हो, ऑल की कर रहे हो, जब एक की बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो छोटा है, जब बात सबकी कर रहे हो इसका मतलब वो बड़ा है। समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि महंगाई जो होती है, महंगाई एक के लिए बढ़ती है या महंगाई सब के लिए बढ़ती है, या महंगाई कम होना भी कह सकते हो। अगर महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका इंपैक्ट सब पर होगा, ना कि किसी एक पर होगा। बस समझो, अगर गरीबी की बात करें तो हम कहेंगे भारत में इतने परसेंट गरीब हैं, या पूरे यूपी में, बिहार में, बंगाल में इतने परसेंट लोग गरीब हैं। गरीबी की जब बात करोगे आप पूरे देश या पूरे राज्य की करोगे, सबकी बात करोगे कितने परसेंट है। बेरोजगारी की बात करोगे, सबके बारे में बताना पड़ेगा कि देश में इस राज्य में ज्यादा बेरोजगार है, इसमें कम है, सारे देश में इतने बेरोजगार हैं। जब आप बात करते हो राष्ट्रीय आय के बारे में, पूरे देश की इनकम के बारे में, कि पूरे देश की आय है, तो ये इसमें हो जाती है। लेकिन जब मैं कहता हूं ये पूरे देश का प्रोडक्शन है, पूरे देश का उत्पादन है, तो पूरे देश का उत्पादन है तो वो जीडीपी कहलाता है। सुना होगा आपने कि जीडीपी पे बहस होती रहती है, जीडीपी पे बात चलती रहती है कि जीडीपी इतनी हो गई, उतनी देश की जीडीपी होती है, तो वो यहां आ जाएगी। लेकिन अगर एक कंपनी का प्रोडक्शन हो, एक कंपनी का जिक्र कर रहे हो, वहां पर कोई सा भी कंपनी का नाम देके पूछ ले, अगर किसी भी कंपनी की बात हो, टाटा, बाटा, रिलायंस, कोई भी कंपनी, तो वो एक कंपनी जो हो जाएगी छोटी। यानी कि छोटे और बड़े में ध्यान रखना है, रिच पर्सन पे नहीं पड़ेगा, पुअर्स पर पड़ेगा, वो तो है बात, लेकिन सारे पुअर्स पर होगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक बात सोच के बताना मुझे कि सर अगर छोटे और बड़े को देखते हैं, माइक्रो मैक्रो को, एक शब्द आता है पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। ये जो प्रति व्यक्ति आय शब्द होता है हमारा, ये प्रति व्यक्ति आय शब्द जो है, इसके हिसाब से ये किस में होना चाहिए? माइक्रो में या मैक्रो में? आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं कि ये माइक्रो में होगा या मैक्रो में होगा। यानी सबसे पहले हम यहां डिवाइड कर रहे हैं पहले तो कि इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वर्ड कहां से लिया वो सीखेंगे, लेकिन साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जनरली मैंने कहा ये छोटे की बात करता है, तो इसका मतलब है स्टडी ऑन इंडिविजुअल लेवल, यानी हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण। अब कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी एनालिसिस, कोई विश्लेषण किया जा रहा है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, एक के बारे में किया जा रहा है। ध्यान से समझो, जैसे कि आप कहोगे सर एक के बारे में क्या होगा? डिमांड। जब हम डिमांड कहते हैं, डिमांड का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा की गई मांग होती है, या सप्लाई होती है, पूर्ति, एक व्यक्ति के बारे में। तीसरा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी है वो कितना उत्पादन कर रही है? एक कंपनी, कंपनी का उत्पादन कितना है? रेवेन्यू ऑफ कंपनी, कंपनी की आय कितनी है? कंपनी की आय कितनी है? मैंने कहा ना, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, या प्राइस कितना है? प्राइस यानी कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत, क्योंकि कीमत हमेशा एक की ही बताई जाती है। कीमत कभी भी होती है, कीमत हमेशा एक की ही होती है। यह सब कुछ माइक्रो में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो के बारे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, देखो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र, हिंदी में बोलते हैं इसे। और मीनिंग के तौर पे याद रखना, जब आप, मैंने कहा पूरे देश के लेवल पर बात करते हो आप, जब आप कोई भी स्टडी करते हो कंप्लीट लेवल पर,
ऑन कलेक्टिव या होल, कुछ भी कह सकते हो, सामूहिक स्तर पर, सभी के बारे में स्तर पर विश्लेषण करते हो किसी चीज का, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे मैक्रो बोल दिया जाता है। जैसे गरीबी पूरे देश की होती है, बेरोजगारी पूरे देश की होगी, रोजगार या बेरोजगार पूरे देश का होगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई पूरे देश की होगी, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, ये पूरे देश की होगी। बहुत ध्यान से सुना। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। अब देखो यहां पर गलतियां कैसे होती है। आपने सोचा होगा कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो एक व्यक्ति की होती है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो एक व्यक्ति की होगी। प्रति व्यक्ति आय मैक्रो में आता है। क्यों? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरी इनकम या आपकी इनकम 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, कुछ भी, मेरी इनकम 10,000 रुपए है, ये तो हो गया माइक्रो, क्योंकि एक का हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं हम सबकी इनकम का एवरेज 10,000 रुपए है, भाई अगर आप एवरेज निकालोगे तो किसी एक का एवरेज कभी नहीं निकलता। एवरेज कम से कम दो का होता है, दो से ज्यादा लोग हो तो उनका औसत निकाला जाता है, और जब औसत होता है तो हम कहेंगे उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय, बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इंडिया की प्रति व्यक्ति आय इतनी है, तो औसत हमेशा सबका निकलता है, तो ये हमेशा मैक्रो हो जाता है। ठीक, इसी तरह से जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरे देश का प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे देश का प्रोडक्शन होता है, या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पूरे राज्य का होता है। अगर आप एक राज्य का प्रोडक्शन देख रहे हो, एक राज्य की इनकम, तो राज्य की इनकम को बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और पूरे देश भारत का होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। या देश की तरक्की को देख रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरे देश की तरक्की कैसे होगी, इकोनॉमिक मतलब देश के लिए उसका विकास कैसे हो। तो इस तरीके से देखो आपके पास हमेशा चार ऑप्शंस होंगे, आपको सही और गलत का डिफाइन करना है। आर्थिक विकास और समृद्धि का संबंध किससे होगा उसको समझना है। जो चीजें छोटे से छोटी हो तो सभी स्टेट भी होना चाहिए, बिल्कुल जो पूरे देश का होगा। यावर एक बार बहुत ध्यान से समझ लो, मैंने सिर्फ इतना कहा जो स्टडी हम लोग कर रहे होते हैं, जो एक के बारे में बात होती है, एक का मतलब यहां पर एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक के बारे में। लेकिन जब सबके बारे में करते हैं, या तो पूरे राज्य के बारे में या पूरे देश के बारे में, पूरा राज्य या पूरा देश के बारे में जब बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, सर वो मैक्रो हो जाता है। एक के बारे में करते हैं तो वो माइक्रो हो जाता है। जब मैं डिमांड पढ़ूंगा तो एक कंज्यूमर क्या करता है वो सोचूंगा, सप्लाई में एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन में एक कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है, रेवेन्यू मतलब एक कंपनी कितना कमाती है, प्राइस यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है, ये सब जो पढ़ा जाता है ये माइक्रो में पढ़ा जाता है। और जब मैं कहता हूं पूरे देश में गरीबी को पढ़ना है, बेरोजगारी को पढ़ना, महंगाई को पढ़ना है, देश की राष्ट्रीय आय पे बात करनी है, देश की औसत आय यानी एवरेज इनकम कवर करनी है, या देश की तरक्की या देश की इनकम को देखना है, तब ये मैक्रो में पढ़ा जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो दो स्टडी के डिफरेंस है। जैसे मैथ्स पढ़ोगे, एक अर्थमेटिक एक एडवांस में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, वैसे यहां माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया जाता है। अब सवाल यह आता है ये दोनों जो शब्द बने हैं माइक्रो मैक्रो, ये शब्द कहां से आए। अगर इन दोनों शब्दों की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, ये दोनों शब्द कहां से आए हैं हमारे, तो एक और बात ध्यान रखना, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड, ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड हैं, इनको कॉइंड किया है या डेवलप किया है भाई रैगनर फ्रिस्ट, नॉर्वे। एक्चुअली वे एक अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के, उन्होंने ये कहा था कि छोटा और बड़ा, डिस्ट्रिक्ट या कम्युनिटी नहीं लेना, कंपनी और व्यक्ति की बात करनी है जनरली तौर पर। तो माइक्रो व मैक्रो शब्द, माइक्रो व मैक्रो शब्द नॉर्वे के रैगनर फ्रिस्ट ने दिए। सबसे पहले दोनों शब्दों को इन्होंने दिया था। बिल्कुल डन कर लीजिए, एक बार क्लास में करेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस। तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में चलिए इसे डन करिए एक बार। आज की तीसरी स्लाइड है ये, एक स्लाइड और पढ़ेंगे आज हम, टोटल 4 स्लाइड में काम हो जाएगा आज का।
एक बार डन कर लीजिए सभी। चलिए, अब देखिए भाई, एक फाइनली बात यह आती है कि कौटिल्य का संबंध क्या है। कार्ल मार्क्स की मैं बात कर रहा था, वैसे कार्ल मार्क्स का जिक्र भी करेंगे आने वाली क्लास के अंदर कि कार्ल मार्क्स क्या है हमारे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। ध्यान से समझना, इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। देखो, ये जो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त है, डायरेक्टली इनका कोई संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है। इकोनॉमिक्स में ना ये फादर है, ना इकोनॉमिक्स के ग्रैंड फादर है, कोई नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर ये। लेकिन ये भारत के विद्वान हैं, हम जानते हैं। इन्होंने लगभग हर चीज पर अपनी बात की है, अपनी किताब लिखी में, लेकिन इन्होंने हर चीज की जड़ों को बताया है, उसके बाद बाकी लोगों ने इस पर किताबें लिख दी है। तो अगर ये बात की जाए, कौटिल्य की किताब आई थी, जो किताब का नाम था अर्थशास्त्र। एक किताब है जिसे द अर्थशास्त्र बोला जाता है, ये कौटिल्य की एक किताब है। और इस किताब को हिंदी या इंग्लिश में यही नाम दोगे आप इसे। ये किताब जो है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो समझते भी है कि कौटिल्य जो एक विद्वान रहे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे हैं, और इन्होंने जो किताब लिखी थी उस समय की राजनीति पर लिखी एक किताब थी। यह किताब, यह पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। यह किताब उस समय की राजनीति पर लिखी गई थी, इससे संबंधित थी। दैट बुक रिलेटेड टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जो उस समय की राजनीतिक चीजें हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड एक किताब लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। लेकिन इस किताब में ना एक चीज कही गई थी। देखो, दो शब्द आए हैं इसमें। एक शब्द आया है इसमें अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थ का मतलब होता है मनी या वेल्थ। कोई भी पैसा या धन से जुड़ी चीज हो, वो अर्थ कहलाती है, धन या संपत्ति, इसे अर्थ कहा जाता है। और धन या संपत्ति से रिलेटेड जो बातों को उन्होंने लिखा था किताब में, उसको शास्त्र बोला जाता है। शास्त्र का मतलब होता है कोई टेक्स्ट, कोई लिखित दस्तावेज। जब आप कुछ लिख देते हैं, लिखित होता है जो, उस लेख या लिखित दस्तावेज को, टेक्स्ट को शास्त्र बना दिया जाता है। यानी जो चीजें धन के बारे में बात करती हो, जिनका संबंध मनी से होता हो, वो सारी अर्थ वाली होती है, और जिसमें नहीं है वो बिना अर्थ की हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखोगे ध्यान से, जब हम ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कई बार ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है और एग्जाम में भी आती है आपके सामने, कि कई बार ये सब शब्द मिलेगा कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ये एक स्टेटमेंट जो बहुत बार कोट की जाती है, और ये पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप कहोगे जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, धन का विज्ञान है। अब यहां धन का विज्ञान का मतलब क्या है? एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसी रिसर्च, एक ऐसा एनालिसिस किसके बारे में है? मनी के बारे में है, धन के बारे में। इसलिए कई बार ये लिखा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, इसे साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। तो होपफुली अगर ये बात आती है तो कोई परेशानी नहीं है। वो सारी चीजें जो मनी पर रिलेट करेंगी, वो सारी चीजें जो इकोनॉमिक्स से जुड़ी होंगी, देखो यहां पर ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है भाई? कि जो चीजें इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगी, अब ये कह सकते हो इसका मतलब हम लाइफ की कुछ चीजों को इकोनॉमिक मानेंगे और कुछ को नॉन इकोनॉमिक मानेंगे। अगर कोई भी चीज है जिसका संबंध आर्थिक कारक या आर्थिक चर बोला जाता है, आर्थिक चर या आर्थिक कारक है कोई, इसका मतलब है जिसकी कोई मनी वैल्यू हो, जिसको पैसे में विभाजित किया जाए, वो अर्थ वाला हो जाएगा आर्थिक। ठीक है? जो किससे रिलेट करता हो? जिसका कोई मूल्य हो, जिसका कोई मूल्य हो, जो प्राइस या मनी से बात करता हो, वो आर्थिक हो जाएगा। और जिसका कोई प्राइस ना हो, कोई मूल्य ना हो, वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा, अनार्थिक हो जाएगा। वो अनार्थिक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो, मींस जिसका कोई संबंध मनी से नहीं है, पैसे से नहीं है। तो जिसका संबंध होगा, बहुत ध्यान से चलो, देखो जब तक बात पूरी क्लियर नहीं होती ना,
देखिए मजा क्या है, क्योंकि कई बार ना मेरी क्लास में ये बात बच्चे बोलते हैं, और आज पहला ही दिन है वैसे तो मैं बता दूं, क्योंकि उनको लगता है कि मजा वो है जो क्लास में आता है, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। देखो कई बार हम ना कहानियों में इतना खो जाते हैं ना, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है बाद में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप 1 घंटे के लिए, लगभग 1.25 घंटे के लिए एक क्लास लगते हैं, पूरे सिंसियर होकर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वहां चलते हैं। क्योंकि मजा मेरे अकॉर्डिंग वो है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम में क्वेश्चन को शीट आपके सामने हो, या फिर ऑनलाइन स्क्रीन पर आपका पेपर शुरू हो रहा हो और आपको क्वेश्चन देखकर स्माइल आ रही हो, मुस्कुराहट आ रही हो चेहरे पर, अरे ये भी आता है मुझे, तो ये भी आता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आज तो हो गया बेहतरीन पेपर, जीएस पूरी हो जाएगी, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, उम्मीद हो गई शुरुआत में ही इस बार तो क्वालिफाई हो जाएगा। जिस दिन ये आएगा ना उस दिन लगेगा कि हाँ आज कुछ हो रहा है बेहतर, क्योंकि वो है एक्चुअल में वो रियल हैप्पीनेस। और उससे भी बड़ी हैप्पीनेस उस दिन मिलेगी जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा और पता चलेगा कि भाई ऑब्वियस है आपने जो सिंसियर तरीके से पढ़ा था उसका रिजल्ट मिलेगा कुछ समय के बाद, और उसके बाद जो जिंदगी है वो पूरी तरह बदल जाएगी। फिर तो मजा ही मजा होगा लाइफ के अंदर, है ना। तो थोड़ी देर समझ लेते हैं बातों को। अब देखते हैं मैं इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मैं आपको कम से कम, मैंने कहा आज की क्लास के आधार पर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। ये क्वेश्चंस भी दूंगा, ध्यान रखना, पर जो कराऊंगा सिर्फ वही करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अनुराग, मोनू, नवनीत, अविनाश, संदीप मिश्रा जी, एवरीवन, निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक सामान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक गुड्स? ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन इकोनॉमिक है? अब आपके माइंड में सवाल से पहले, ऑप्शन से पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए, सर गैर आर्थिक का मतलब आपने बताया जहां भी गैर आर्थिक हो, मतलब जो अर्थ वाला ना हो, यानी जिसका कोई पैसा, मूल्य, कीमत ना हो, जो धन से जुड़ी ना हो चीज। गोल्ड पैसा होता है, इसकी कीमत होती है। दूध इसकी भी कीमत होती है। पेट्रोल इसकी भी कीमत है। पानी की भी कीमत होती है, लेकिन उसने लिखा है सी वाटर, समुद्र का पानी। अब क्योंकि समुद्र के पानी की कीमत नहीं होती तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक, और बाकी 3 क्या हो गए, इकोनॉमिक हो गए। क्लियर है बात यहां तक भाई सभी को? चलिए आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? विकास का, देश की तरक्की का, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक निर्धारक नहीं है, नॉट एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। अब मैंने क्या कहा, वो आर्थिक होता है जो पैसे वाला है, जो आर्थिक है यानी जिसका पैसा नहीं है। कमेंट करो एक बार जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो आज ये पहला ही चैप्टर था हमारा। अब देखो, अभी जहां डाउट लगे रुक जाओ। प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, और एक है सरकार का विश्वास। क्या कहोगे आप? तो अब क्या कहोगे, सरकार का विश्वास, क्योंकि विश्वास की, भाई विश्वास की तो कोई कीमत नहीं है ना भाई, विश्वास की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रस्ट की, जो चाहे सरकार पर करो, किसी पर भी करो, फैमिली मेंबर्स पर करो, पार्टनर, किसी पर भी करो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब देखो, आपको डाउट भी हो तो डाउट अपने आप खत्म हो गया, सर विश्वास की कीमत नहीं होती है। हाँ, प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोल प्राकृतिक ही तो है, उसकी कीमत तो है ना भाई। प्राकृतिक चीजों की कीमत होती है, इंसान की कीमत भी होती है, टेक्नोलॉजी की भी होती है। अब देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत लॉजिकली पकड़ना है पॉइंट को। निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार का वृहत आर्थिक उद्देश्य नहीं है? वृहत उद्देश्य नहीं है, नॉट ए मैक्रो ऑब्जेक्ट। मैक्रो मतलब बड़ा, बड़ा नहीं है, सोचिएगा ध्यान से, बड़ा नहीं है कौन सा? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी मतलब देश, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है? मैक्रो। सर ये तो देश का है, बोलो हाँ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश का। अभी सस्टेनेबल को छोड़िए, पहला चैप्टर है बेसिक्स इंफॉर्मेशन। दूसरा आपने पकड़ा इन्फ्लेशन शब्द को। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, सबके लिए बढ़ेगी। सर महंगाई को बताया मैक्रो, महंगाई है मैक्रो। ग्रोथ है मैक्रो। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार या बेरोजगार, बात एक ही है ना, ये होता है मैक्रो। रोजगार या बेरोजगार, मैक्रो। यहां ग्रोथ पूरे देश की, महंगाई इन्फ्लेशन। और यहां पर एक शब्द आया
कच्चे तेल की कीमत, क्या बताया मैंने, कीमत कितने की होती है हमेशा, कीमत कितने की होती है, तो कीमत हमेशा एक की होती है। सर आप कुछ भी पूछो, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, 1 बैरल की कीमत, ये सब कुछ होता है, तो हमेशा आप कहोगे सर कीमत जो है ये मैक्रो नहीं है, क्योंकि कीमत जो होती है वो हमेशा माइक्रो में आती है। तो क्योंकि सवाल पूछा था कौन सा मैक्रो नहीं है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन मैक्रो नहीं है, बाकी तीनों मैक्रो हो जाएंगे। तो कच्चे तेल की कीमत घटना बढ़ना इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें यह पता चल रहा है कि हां तेल की कीमत जो होगी वो माइक्रो लेवल पर होगी, बाकी सब मैक्रो में होंगे। कैसे आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन, समझ पा रहे हो आप लोग? कोई डाउट कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लो एक बार। ये ध्यान से देखो कि कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मुझे, माइक्रो व मैक्रो अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? अभी अभी मैंने बताया, नॉर्वे के रहने वाले, क्या नाम था उनका, नॉर्वे के रहने वाले थे रैगनर फ्रिस्ट। इन्होंने सबसे पहले बोला था माइक्रो एंड मैक्रो शब्दों के बारे में। ये तो आसान है, हो जाएगा सीधा सीधा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कौन सा सूक्ष्म को दर्शाता है? चलिए बताइए, सूक्ष्म। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे, क्योंकि अगर आप भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप सॉल्व कर सकते हो। भाई कौन सा सूक्ष्म मतलब छोटा, मतलब माइक्रो को बताता है। छोटा यानी माइक्रो। भाई पहला चैप्टर ही है, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स ही पहला चैप्टर है हमारा। आज पहले चैप्टर पे बात हो गई हमारी, ठीक है। बेसिक भी तो आता है एग्जाम में, ये भी तो एग्जाम का ही पार्ट है मेरे भाई। चलो अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया इन्फ्लेशन कैसा होता है सर, मैक्रो। देखो ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन को, मैक्रो। पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय होती है, क्या बताया मैंने, मैक्रो। प्रति व्यक्ति आय क्या बताया, मैक्रो। सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी को क्या बताया, मैक्रो। यानी ये तीनों नहीं हो सकते, तो बस यही बचा स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को कंपनी। क्योंकि इस टिस्को कंपनी जो है, मैंने क्या कहा था, कोई भी कंपनी हो, टिस्को हो, टाटा हो, बाटा हो, रिलायंस हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, कोई भी हो, मैंने कहा था अपने आंसर को जब डाउट लगा करे पहले चेक कर लिया करो। आपने यहां चेक करा, महंगाई मैक्रो में बताते हैं, प्रति व्यक्ति आय मैक्रो में होती है, बेरोजगारी मैक्रो में होती है, तो सीधा सीधा ये बचा सर कोई भी कंपनी की सेल्स हो, बिक्री, रेवेन्यू हो, इनकम हो, पैसा हो, उत्पादन हो, कुछ भी हो किसी भी कंपनी का, वो हमेशा माइक्रो होता है। तो सवाल में क्योंकि पूछा कौन सा माइक्रो है, आपने जवाब देना है टिस्को वाला, ये माइक्रो है। बताओ एक और करके दिखाओ, कौन सा वृहत दृष्टिकोण है, वृहत मतलब बड़ा, समष्टि, वृहत दृष्टिकोण है, मैक्रो है। कौन सा मैक्रो है? अब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, इन्फ्लेशन हमेशा मैक्रो होता है, महंगाई हमेशा मैक्रो में आपने बताई है, महंगाई बढ़ेगी सबके लिए, घटेगी सबके लिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। फिर भी देख लो, यहां पर बात आम की हो रही है, यहां रेलवे की बात हो रही है, यहां एक कंपनी की बात हो रही है। तो रेलवे भी खुद में एक कंपनी है, शूज भी एक कंपनी है, आम भी एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है आम, आम बेचना। महंगाई तो ऑब्वियस है ना, हो चुकी सर, महंगाई जो है वो हो गई मैक्रो, बाकी सब हो गया माइक्रो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो ध्यान से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे डील करता है, उसका संबंध किससे होने वाला है? तो जो कौटिल्य है और उनकी किताब अर्थशास्त्र आई थी, मैंने बताया आपको, पॉलिटिकल है, मिलिट्री वाली है, सोशल है, या इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है? क्या लगेगा? को तैयारी आंसर बिल्कुल होनी चाहिए सर, ये किताब पॉलिटिकल है, राजनीतिक है ये किताब, क्योंकि आपने लिखवाई ये बात, क्योंकि इस किताब के 2000 साल बाद इकोनॉमिक्स आई है, राजनीतिक तौर पर बनी है किताब, राजनीति से प्रेरित है। चलिए आखिरी क्वेश्चन बताइए भाई, दुर्लभता किसे कहते हैं? क्या बताया मैंने, दुर्लभ किसे कहते हैं? कम होने को। कोई भी चीज कम हो तो दुर्लभ हो जाती है, कम होना दुर्लभ होता है जब सप्लाई कम हो डिमांड से, सप्लाई कम हो डिमांड से। डिमांड हमारी इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं जो डिमांड है, और पूरा करने वाली सप्लाई कम है।
अब देखो मैं ये दिखा रहा था कि ये मैंने पढ़ाया समझाया, लेकिन ऐसे तो नहीं लिखवाया कॉपी में, क्योंकि मैं कॉपी में कितना भी भरवा दूं फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जितने एग्जांपल लिख लो, एग्जामिनर कुछ और डाल देगा उसमें। आपको हमेशा तैयार रखना अपने पॉइंट को, सप्लाई डिमांड से कम है मतलब दुर्लभता, इसी को कहा जा सकता है। तो ये पहली क्लास थी, बिल्कुल पढ़कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में बात करेंगे, बिल्कुल इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद अगले पॉइंट को लूंगा कि नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है हमें। बेसिक इंफॉर्मेशन लगभग पूरी है हमारी। थैंक यू एवरीवन।